नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ये लॉन्ग टर्म देश के राजनीतिक भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लाइन की बात है, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? और इसके कारण जो है वो जो जिस तरह से मैं देख रहा हूं उस पर बात करें। देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो जो आप बीजेपी की पूरी पुराना इतिहास और वो उठा के देखिए तो वो थोड़ा उसका एक डार्क साइड कह लीजिए, ग्रे साइड है, जो व्हाइट नहीं है, जो सब चीजें क्लियर नहीं है। मैं अपनी बात आज यहां से शुरू कर रहा हूं कि बीजेपी के तीन शीर्ष नेता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो उस राज्य के हों या नेशनल उसके हों, वो सबसे बड़े नेता। श्यामा प्रसाद जी का देहांत होता है 1953 में जम्मू कश्मीर में, और उसको बीजेपी कहती है वो रहस्यमय स्थिति में हुआ। उस 1953 के बाद बीजेपी की सरकार या तो कोलिएशन में या अकेले, कोलिएशन में भी आई, अकेले भी आई, और ना केवल सेंटर में रही, आपने कोलिएशन सरकार तो जम्मू कश्मीर में भी चलाई। आपके जिसको अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे थे कि लौह पुरुष अमित शाह साहब, लौह पुरुष एक और पुराने थे अडवाणी जी, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कि वो क्यों था? तो क्या क्या इसको फेलियर माना जाए या इसको केवल वोट लेने के लिए एक बात को ऐसे ही बोलते रहो? क्योंकि अगर ईमानदारी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। देश को भी पता लगना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की मृत्यु के पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे। दूसरा, आप सब लोगों को, जो नवयुवक है उनको नहीं, लेकिन जो 50-60 वर्ष के लोग हैं उनको एक और केस याद होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी, बहुत बड़े आइडियोलॉग, चिंतक, विचारक, उस समय की जनसंघ को वो दिशा देने वाले और वो सोच देने वाले, 1968 में मुगलसराय स्टेशन पे रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए। आज तक जांच होकर फाइनल हुआ क्या? उसके बारे में दबी जबान से अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। आपकी सरकार सेंटर में तो है ही, उत्तर प्रदेश में आपने अकेले कितनी बार राज किया है? पिछले कई दिनों से आप राज कर रहे हैं। मुगलसराय का नाम बदल के आपने दीनदयाल उपाध्याय, क्या केवल दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदल देने से आपने ये सोचा? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि दीनदयाल उपाध्याय जी की रहस्यमय स्थिति में मौत हुई है तो उस मौत का कारण बताएं? क्यों नहीं आप उस रहस्य पर्दा उठा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है कि जो आप भी नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने आए? तीसरा, हरेन पांड्या जी आपके आरएसएस के वर्कर, बड़े नेता आप गुजरात के, कम से कम नरेंद्र मोदी जी के स्टेज पे आने से पहले बड़े नेता, होम मिनिस्टर गुजरात के। आपने टिकट नहीं दिया, वो एक अलग स्टोरी है जिसको मैं कई बार अपने उसमें कर चुका हूं। हरेन पांड्या, हत्या होती है, आज तक पता लग पाया कि कौन उसके पीछे था, उस हत्या के पीछे? सुपारी किलिंग थी, किसी ने पैसा दे के हत्या करवाई थी, आज तक पता लग पाया? क्यों नहीं पता लगा? आपकी तो वहां 32 साल से सरकार है गुजरात में, आपकी सेंटर में सरकार है। सीबीआई मालूम नहीं कहां कहां से कौन कौन सी चीजें ले आती है खोद के, इसको नहीं सॉल्व कर पा रही हरेन पांड्या जी के केस को। ये भी एक वो है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी को क्यों गिरफ्तार करने की संभावना है या क्या आशंका है, अब जब बीजेपी हो गया, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के जो दो बड़ी हत्याएं कांग्रेस के नेताओं की हुई, उसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, दोनों हत्याएं, जबकि इंटरनेशनल, मतलब दोनों का कहीं ना कहीं तार बाहर से जुड़े हुए थे, बड़ी वो थी, कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन जांच हुई, लोग पकड़े गए, लोगों को हत्या के आरोप में उनको किसी को फांसी, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो इसी देश की उसी जांच एजेंसियों ने, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात आती है तो वो जांच एजेंसी काम पूरा कर लेती है, वो कोर्ट, वो कचहरी, वो पुलिस सजा दिलवा देती है। लेकिन जब ये तीन बीजेपी के ऐसे लोग जिनकी जिनकी बीजेपी कहती है कि रहस्यमय स्थिति में मृत्यु हुई, उसकी जांच ये इस देश की संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। और जबकि आप यू आर कॉलिंग द शॉट्स, आज आप उस जिम्मेदारी की पोजीशन पे बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आम जन को, आम नागरिक को इस सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आप जांच करवा रहे हैं। अब मैं एक चीज और आपसे कहूं, ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात होती है जो कल उसका एक आपने भी देखा था, नेम एंड शेम, उसको बदनाम करो, बदनाम करो। मैं 2-3 आपको वाक्य याद दिलाऊं क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कुछ लोगों को नहीं याद होगा। वीके मेनन, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, जीप घोटाले में नाम आ गया। जीप खरीदनी थी जब देश आजाद हुआ था 47-48 में, उस घोटाले से अपना नाम जीवन भर उस दाग को छुड़ा नहीं पाए, लग गया। इंदिरा गांधी, नागरवाला केस,
जीवन भर उस दाग को छुड़ा नहीं पाए। राजीव गांधी, बोफोर्स, खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, जांच हो गई, जीवन भर आज भी उससे अपना दाग नहीं छुड़ा पाए। क्यों? जांच में तो सबकी जांच हुई, सब में यह है कि ये लोग कोई नहीं इन्वॉल्व थे, ये लोग कम से कम नहीं इन्वॉल्व थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो जो दाग था, वो दाग किसी वॉशिंग मशीन में साफ नहीं हो पाया। लेकिन एक बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, येदियुरप्पा, याद है ना कितने माइनिंग घोटाला ये घोटाला, चीफ मिनिस्टर पद छोड़ना पड़ा। आज बिल्कुल साफ सुथरे बीजेपी के मार्गदर्शक, मतलब जो उनकी सबसे बड़ी जो कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या जो भी है, उसके सदस्य भाई, वो बीजेपी को राह दिखा रहे हैं कि किस राह पे चलना है। और दूसरा एक बड़ा नाम बीजेपी के इस समय जो सबसे ज्यादा नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं, अमित शाह साहब। अमित शाह साहब को तड़ी पार उसने किया था ना, अदालत ने किया था। और किन उसमें किया था? घूस उसमें नहीं किया था, हत्या के उसमें आरोप में सीबीआई ने कहा था कि इज द मेन किंगपिन, ये सीबीआई की वो थी, बरी हो गए। और बरी होके आज उसकी कोई बात ही नहीं करता है, वो बिल्कुल साफ सुथरे धुल के वॉशिंग मशीन में ऐसा धुलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे, मतलब एक भी कहीं भी दाग नहीं। क्यों भाई? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है, आपको समझना होगा। खास करके जो मोदी जी की बीजेपी है, उसके 3 ऐसे पक्ष हैं जिसपे वो अपनी सारी ताकत लगाती है और उसी पे वो इलेक्शन जीतने का काम करती है। पहला, इवेंट मैनेजमेंट। कोई भी इवेंट कराओ, कहीं का भी इवेंट कराओ। 23 तारीख को अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। पहली चीज, सरकारी खर्चे पे कोई भी त्योहार, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, क्या मनाना उचित है? जवाब हमको और आपको देना है। उस पैसे से कोई अस्पताल, कोई बच्चों की पढ़ाई, कोई रोड, जिस रोड पे, क्योंकि ये लोग तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वो टोल रोड है यहां से अयोध्या वाली, कोई जाके देख, गड्ढे थे, अब गड्ढे सिर्फ भरे गए, रोड नहीं बनाई गई है। कुछ तो कर देते। 17 लाख दिए जलेंगे, उसका जो भी पैसा आएगा, और वो कैसे आता है सबको पता है, जो भी सरकार के तंत्र में रहा है कि किस जगह से निकाला जाएगा, क्या होगा। और 17 लाख दिए जलाने में 17 लाख लोगों का अवसर भी है, 17 लाख अवसर मिलेंगे। कि मैं अवसर नहीं बोल रहा हूं, अवसर बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज, जो अपना उसमें हिसाब किताब ठीक करने के लिए। इवेंट मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात। दूसरा जो जिसको मैनेज किया गया वो है मीडिया मैनेजमेंट। ठीक से मीडिया को पकड़ो। मीडिया में अगर आपका कोई व्यक्ति कहीं इन्वॉल्व रहा, उसको ठीक से वो करो। वो कहीं कहां की पुलिस भी आए, उसको किसी तरह से उसको भगा दो, बचा दो। और दूसरे वाला जो मीडिया है, उसमें अगर कुछ उसके अगेंस्ट हो ना हो, उसको जेल में डालो, जेल में डाल के उसको ठीक करो। और तीसरा जो सबसे बड़ा हथियार है, जो अभी बहुत डिस्कस नहीं होता है क्योंकि वो सटल वे में किया जाता है, वो इट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, वो है कि दूसरे का चरित्र हनन कर दो। ये पुराना हथियार है, दूसरे का इतना चरित्र हनन करो, वो भी एक मैनेजमेंट है। चरित्र हनन का एक मैनेजमेंट है। वो जो ट्रोल आर्मी और ये आर्मी, ये सब पार्ट ऑफ उस मैनेजमेंट है कि दूसरे के कैरेक्टर एसेसिनेशन इतना ज्यादा कर दो कि जिसको कहते हैं ना कि वो मुंह दिखाने लायक ना रहे। ये तो अब तो जग जाहिर है, सभी को पता है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने का एक प्रोजेक्ट था, उसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो राहुल गांधी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा पप्पू वाले बोला जाता है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, ये पूरा वीडियो देख लिए, ये नरेंद्र मोदी जी का वीडियो था। ये बताते थे कि आलू डालो और सोना निकालो, उसको डॉक्टर करके उसको वीडियो को कैसे चला कि वो राहुल गांधी को चिपका दिया गया कि उनका वीडियो है। किसी ने पूरा वीडियो, मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट। मोदी जी इस देश में 650 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं। मोदी जी जो मनाता है वो बोलते हैं। वो सामने टेलीप्रिंटर देख के मिसेस की स्पेलिंग जो श्रीलंका तो उसको एमआरएस बोलते हैं, वो कहां का कहां कर देते हैं। वो नालंदा तक्षशिला को कहां ले जा, कुछ भी कर देते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। मोदी जी के लिए सब ठीक है। जब वो महिलाओं के बारे में खराब टिप्पणी, नेताओं के बारे में खराब टिप्पणी करते हैं, महिला नेताओं के बारे में, चाहे जर्सी गाय की बात हो, चाहे महंगी गर्लफ्रेंड की बात हो, और चाहे दीदी हो, वो तो बहुत ही संस्कारी है। तो ये चरित्र हनन जो करने का काम। भ्रष्टाचारी कैसे करो? पी चिदम्बरम को आपने जो जितने दिन अमित शाह रहे थे उससे 2-4 दिन ज्यादा, क्योंकि वही एक बेसिक क्राइटेरिया था कि जितने दिन अमित शाह जेल में रहे उससे ज्यादा पी चिदम्बरम को रखना है। पी चिदम्बरम को आपने जेल में रखा ईडी ने, वो कहां जांच है, क्या हो रहा है उसमें? क्या पी चिदम्बरम को सजा हो रही है? किसी को पता है? लेकिन इतना बदनाम कर दिया गया है कि अब पी चिदम्बरम, अरे वो कुछ ना कुछ तो है ही।
देखिए, ये मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक साइकोलॉजी आपके हमारे उस समाज की एक साइकोलॉजी है जो जो काम करती है। वो साइकोलॉजी क्या है? थाने अगर बुला लिया जाए किसी घर में किसी को, तो ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ वो तो गलत है ही, अरे वो थाने बुलाए गए थे। पुलिस किसी के घर पे अगर आ जाए तो उस घर पे माना जाता है कि नहीं नहीं, ये तो भाई क्यों पुलिस क्यों आई थी, पुलिस क्यों आई थी, यही माना जाता है कि कुछ ना कुछ गलत है। तो उस साइकोलॉजी का फायदा उठा के आप हर एक की जांच करने के लिए, हर एक को करने के लिए ईडी में, सीबीआई में कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है। आप रॉबर्ट वाड्रा की जांच इतनी बार की है, क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट करते हैं? मुझे ठीक से याद है 2019 के यूपी इलेक्शन में अबे भयंकर क्या, वो जयपुर बुलाया जा रहा है, यहां बुलाया जा रहा है, ईडी है, सुबह शाम इलेक्शन आता है, आपकी जांचें तेज हो जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। एक आदमी का नाम और ले रहा हूं, भगवंत मान। शराबी 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 कर करके आप भगवंत मान का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि आपके यहां का एक शीर्ष नेता था जिसको दिखा था, पूरे देश ने देखा था नशे की हालत में। उनके बारे में पता है कि वो भांग से लेके मालूम नहीं क्या क्या का सेवन करते थे। आपको नहीं याद है? नाम ना भाई, नाम लीजिए, अगर कोई नाम ले ले तो उसको आप कहिएगा कि नहीं नहीं इन्होंने उसका अपमान किया, जेल चलो। आपके यहाँ के नेता होते हुए आप भगवंत मान को सुबह से शाम तक शराबी शराबी वो करते हैं। नशे गिरोह केस में आप सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाते हैं, दिन दिन भर बिठाते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बाद मामला क्यों नहीं परस्यू कर रहे हैं? क्यों नहीं परस्यू कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया को आप 9 घंटा बिठा के रखते हैं और आप बेसिकली आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल, अब मैं इस अब कंक्लूड करने के उसमें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ये सब लैब है। ये जो बीजेपी के जो भी नेतृत्व है, इस समय का नेतृत्व है, वो ये टेस्ट करता है कि अच्छा कितने हद तक हम जा सकते हैं, किसका रिएक्शन क्या होता है। लैब में टेस्टिंग हो रही है। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल में रख दिया गया है, धीरे समझा के जेल में रख दिया गया है। अब लोग लगा हाँ कुछ को तो गड़बड़ थी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में है, अब किसी को कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल में पार्थ चैटर्जी हैं, उनकी पार्टी को भी उससे कोई मतलब नहीं है। यूपी में आजम खान जेल में रहे और उनको बना दिया गया कि आजम खान ने इतनी बेमानी, आजम खान ने 100 के ऊपर केस कर दिए गए। आजम खान की जो बेमानी थी वो किसी स्कूल कॉलेज में जमीन करके, कोई वहां खेती नहीं करके अपनी बिल्डिंग बना रहे थे। एक कोई स्कूल उन्होंने कॉलेज या शिक्षण संस्था बनाई थी, यूनिवर्सिटी बनाई थी। लेकिन और उसका इफेक्ट भी होता है। आजम खान जब निकले हैं तो आप सब लोगों को ये देखा होगा कि जो आजम खान जेल जाने से पहले जितनी बेबाकी से बोलते थे, अब आजम खान थोड़ा सोच समझ के और हर चीज पे उतनी बेबाकी से नहीं बोल रहे हैं। कैसे बोलेगा? तो बेसिकली काम ये हो रहा है कि जैसे एक हम लोगों के यहां था ना कि किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद एक सिंपैथी रहती थी, लोग उसके बारे में बुरा नहीं बोलते थे। और खास करके पॉलिटिकल उसमें, इसीलिए जिसकी डेथ होती है उसके घर में उसके बीवी को, बेटे को, बेटी को, पिता तक को दिया गया है टिकट, बीजेपी ने दिया है। इन लोगों को टिकट देके ये माना जाता है कि वो सिंपैथी वेव में जीत जाते हैं। गांव में इसका नाम होता है मर्सी वोट। मर्सी वोट मिल गया, मर्सी वोट। ये पहले होता था कि अगर कोई मर गया तो। दूसरा, अगर कोई जेल भेज दिया जाता था और जनता को लगता था कि मेरे हक के लिए, मेरी लड़ाई के लिए, मेरे उसके लिए गया है, तो भी सिंपैथी मिलती थी। बड़ा कारण एक आपको जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी में जेल में थे, मुजफ्फरपुर की धरती देखे नहीं थी जब तक वो इलेक्शन लड़े 77 का, रिकॉर्ड वोटों से जीत के आए, क्योंकि जनता को ये लगा कि ये आदमी मेरे लिए गया था, वो सिंपैथी थी। एक आदमी, एक नाम और ले रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूं, मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में वो आते हैं, जेल से रह के इलेक्शन लड़ते हैं, बाहुबली हैं। आपको इन्होंने कहना है कि बाहुबली से सारे इलेक्शन, अगर इलेक्शन सारे बाहुबली से जीतते तो यहां सारे बाहुबली विधायक हो रहे होते। लेकिन वो सिंपैथी भी काम करती है। जेल में, अरे जेल में है, देख लो, सिंपैथी काम करती है। तरुण गोगोई असम में जेल से इलेक्शन जीते क्योंकि वो सिंपैथी काम कर रही थी। अभी जो खतरनाक काम हो रहा है कि ये जो जेल में कोई जा रहा है कोई अत्याचार के खिलाफ, तो उसको धीरे 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 उस माइंड सेट को, उस दिमाग के साथ खेला जा रहा है बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा, कि लोगों में ये खत्म हो जाए कि नहीं नहीं यार ये गलत हुआ है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके साथ खेला जा रहा है। उसको इतनी बार भ्रष्टाचारी 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 कर दो कि जन लोगों को लगे जेल तो जाना ही था, भ्रष्टाचारी तो जरूर होंगे। जब इतनी बार कहा जा रहा है, पुलिस बार बार बुला रही है, ईडी बुला रही है, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। अब मैं इस पे फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं, क्या राहुल गांधी अरेस्ट हो सकते हैं? ये आपको भी, क्योंकि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जो 2-3 चीजें मुझे लगती हैं कि इस वजह से राहुल गांधी को अरेस्ट करने का पहले 10 बार क्यों सोचना पड़ेगा बीजेपी के नेतृत्व को, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे ख्याल में आज जो सबसे बड़ा
रोड़ा या वो सामने खड़ा हुआ है, वो है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि अब राहुल गांधी का आम जन से कनेक्ट हो गया है, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। उनको ना टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ रही है, उनको ना शॉल और तरह तरह के कपड़ों की जरूरत पड़ रही है, ना उनको महंगे जहाज की जरूरत पड़ रही है। वो पैदल चल रहे हैं और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। एक दूसरा, राहुल गांधी की इमेज भी बदल रही है, इसमें भी कोई वो नहीं है। कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि लोगों को, बहुत से भक्त लोग जो फेंस पे बैठे हुए थे, उनको भी लगा नहीं यार ये तो पढ़ा लिखा है आदमी, और ये आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि अब बिल्कुल साफ साफ कंट्रास्ट है। एक तरफ एक रियल आदमी जिसकी दाढ़ी भी अगर बढ़ रही है तो अपने आप बढ़ रही है, जैसे भाई कहीं से सफेद है। एक तरफ एक किसी की दाढ़ी भी बढ़ती है तो वो एक डिसिप्लिन में रह के उसको कुछ ना कुछ, किस तरह से दाढ़ी बढ़ेगी ये भी मैनेज किया जाता है। यहां तक मैनेज किया जाता है कि दाढ़ी किस कलर की, कितनी लंबी, कितनी छोटी, कितनी वो। एक तरफ दाढ़ी बढ़े बेतरतीब बढ़ रही है, तो एक आदमी कितना रियल है और एक आदमी कितना कृत्रिम है, उस पर भी राहुल गांधी उस पर भी स्कोर कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि शायद अभी आमजन, हमको और आपको थोड़ा समय लगेगा, तो राहुल गांधी एक बार 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 कहते हैं कि मेरी लड़ाई विचारधारा से, मेरी लड़ाई किसी XYZ से नहीं है, मेरी एक विचारधारा से, और वो विचारधारा जो RSS की विचारधारा है, जो देश में कहती है, जो भी RSS की विचारधारा मेरी उससे है। और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत जोड़ो को देखना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है क्या भारत टूटा है तो ये जोड़ने गए हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ा रहे हैं, तो वो तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, तो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक अंतिम बात कह के इसको खत्म करूंगा, क्यों जरा ये विचारधारा की लड़ाई क्यों, और यहां पे आम आदमी पार्टी का कहां पे फिटिंग हो रही है, ये भी जरा समझने वाली चीज। आज आम आदमी पार्टी विपक्ष में बीजेपी के अगेंस्ट मजबूती से खड़ी है। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि वो एक काफी उसका एफर्ट अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं उसके लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी भी वो सारे काम कर रही है जो बीजेपी करती, उन्हीं के पद चिन्ह पे चल रही है। सारे आप देख लीजिए, वो राम मंदिर बनाएंगे तो ये कुछ उस पे ले जाएंगे, तीर्थ पे ले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और जैसे बीजेपी के में अगर आपको याद हो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो सबसे बड़ा प्लान था भ्रष्टाचार, काला धन, सबको 15 लाख आएंगे, भ्रष्टाचार है, सब जेल में जाएंगे, यही था ना उस। और आज भूल गए, आज आप भ्रष्टाचार की बात भी नहीं होती है। नोटबंदी हुई थी तो इसलिए था ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज भ्रष्टाचार एजेंडा में है ही नहीं, विमर्श में है ही नहीं। उसी तरह से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो जन लोकपाल बिल लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग ये सैनिक थे। आज कहीं इनके विमर्श, इनके एजेंडा में भ्रष्टाचार रह गया है। अच्छी बात है, उन्होंने, मैं उसको मानता हूं कि वो एक एजुकेशन वाली बात, मोहल्ला क्लिनिक की बात, बिजली की बात, पानी का बुनियादी बातें उठा रहे हैं, लेकिन वो कहां गया जिसके बदौलत आप यहां तक पहुंचे थे? भूल गए। जन लोकपाल बिल, आप क्या हर स्टेट में जाते हैं तो आपका पहला एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि जन लोकपाल बिल कैसे होगा और कैसे लागू होगा, हम इसके अगेंस्ट हम लड़ेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे? आपने किया कहीं? आप भूल ही गए इसको। तो जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि विचारधारा की लड़ाई, वो बहुत स्पष्ट है। इस देश में राहुल गांधी को ये जो फायदा हो रहा है, वो फायदा ये हो रहा है कि विचारधारा की लड़ाई में वो नेचुरल, उनको वो नेतृत्व मिल जा रहा है। बहुत से लोग जो RSS की विचारधारा के अगेंस्ट हैं और जो इमरजेंसी या उससे पहले कांग्रेस के अगेंस्ट थे, लेकिन आज जब विचारधारा की बात आ रही है, RSS की विचारधारा के अगेंस्ट, तो वो नेचुरल लीडरशिप वो राहुल गांधी के पास अपने आप चली जा रही है। तो ये थोड़ा आज की तारीख में बताना मुश्किल है, क्योंकि एक ये बहुत कैलकुलेटेड स्टेप हो सकता है बीजेपी के लिए, डेस्परेशन भी हो सकता है अगर उसको 2024 की दिक्कत होगी कि राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए। ये यक्ष प्रश्न बीजेपी को सोने नहीं दे रहा है, ये तो पक्का है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।